अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ अशरफ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 11। एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो से मैं सोच रही हूँ कि इसका वॉइस ओवर करना मैं छोड़ दूँ, क्योंकि अच्छा नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। एपिसोड 11। वो कमरे से मलाइका बालकनी में रखे सोफे पे बैठा लैपटॉप पे मसरूफ़ था। काम के साथ साथ उसका सिगरेट का शुगल भी जारी था, मगर जहन के ताने बाने कहीं और ही अटके हुए थे। वो चाहकर भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी उसने काम से बेजार होकर लैपटॉप को टेबल पर रख दिया। किसी काम का नहीं रहा तो असफन यार। ये उसकी 5वीं सिगरेट थी जो उसने यके बाद दीकर जलाई थी। हस्बे साबिक आज की रात भी उसकी शायद जागकर गुजरने वाली थी। वो सिगरेट फूंक फूंक कर दिल की जलन निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर ये तो शायद जिस्म जा भी जलाकर न हटती। उसकी मकनातीसी बंद आंखों में उसका रोया रोया सा गुलाबी चेहरे का अक्स वाज़ेह हुआ था। जब जब वो आंखें मूंदता था, उसकी काली कांच सी आंखों में हलकोरे लेते शफाफ आंसू को देख के तड़प उठता। एक कुत्ता लगना बाकी रह गया था, वो भी लगा था। असफन यार के कानों में उसकी आवाज़ गूंजी थी। उसने झट से अपनी आंखें खोली। ओह गॉड! वो आधी सिगरेट मसल के हाथों में सर लिए काफ़ी देर तक बैठा रहा। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मनसा की आवाज़ उसकी समात में एक बार फिर गूंजी, जिसने झल्ला कर टेबल पर रखी कॉफ़ी उठाकर ज़मीन पर पटक दी। वो टेबल पर पाँव रखे बेचैनी से बैठा हुआ था। उसे सुबह होने का शिद्दत से इंतज़ार था। उसने झटके से सर उठाया था और टेबल पर रख के फ़ोन को देखा। इस फ़ोन में एक नंबर था जो कि महज एक बटन दबाने की मार था। ये अजियत, ये जागना, ये बेचैनी, ये डिलीमा, शायद सब कुछ ख़त्म हो जाए इस एक बटन को दबाने से। उसने 2 बार हाथ में थामे मोबाइल के कॉन्टैक्ट में मन लिखकर उसे मिटाया था, फिर दूसरी और फिर तीसरी बार, मगर चौथी बार में असफन यार ने मोबाइल पे मनसा टाइप किया था, जहाँ वो व्हाट्सएप पे पूरे आबोताब से चमक रही थी। उसने उसका डिस्प्ले पिक्चर ओपन किया था, जहाँ वो शायद अपने बाबा के साथ खड़ी थी। ये उसकी शायद कोई ग्रेजुएशन की तस्वीर लग रही थी। असफर ने उसे मज़ीद देखना चाहा कि वो इस वक्त ऑनलाइन थी या ऑफलाइन, मगर वो जी भर के हैरान हुआ था कि वो भी रात के इस पहर उसकी तरह जाग रही थी। वो ऑनलाइन थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट छाई थी। जागना और जगा के सो जाना, रात को दिन बनाकर सो जाना, देखना क्या वो ऑनलाइन है, देखना और मुस्कुरा के सो जाना। ज़रियुनली वो सर झटकते हुए अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। उसे साइड टेबल की दराज से सर दर्द की गोली निकाली और पानी का गिलास उठाकर बैक वक्त निकल लिया। तुम वाकई मेरे लिए एक दर्द सर बन गई हो। उस समय फजर की अजान दूर कहीं से उसे सुनाई देने लगी, यानी सुबह हो गई है। उसे चौंक कर अपनी घड़ी में देखा। शऊर और लाशऊरी की इस जंग में वो कई सानियों तक खड़ा रहा, फिर सुस्त कदमों से चलता हुआ अपने घर से बाहर निकल आया, जहाँ अभी भी मलगजा सा अंधेरा था। नींद पूरी ना होने के बायस उसे शदीद सुस्ती हो रही थी, मगर प्रॉब्लम यह थी कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने परागंदा सोचों से जान छुड़ाने के लिए गाड़ी के सिमत अपने कदम बढ़ाए थे। जब इस सामने से मीर भागता हुआ आया था, वो शायद नींद से जागा था या उसे जगाया गया था कि उनका मालिक बाहर खड़ा है। सर जी, सब खैरियत है? बस नींद नहीं आ रही। उसके लहजे और चेहरे से एक कदरे बेजारी झलकी थी। सुबह सुबह ठंडी ताज़ा हवा उसे सुकून बख्श रही थी। सर जी, कहीं चलना है? जहाँ तुम ले जाओ, आज असफन यार फुर्सत में है। मीर बख्श ने अपने मालिक को गौर से देखा था, जो मंदिर से परे कहीं कुछ और ही देख रहा था। रात भर यूं ही करवटें बदलते गुजर गए, मगर नींद थी कि जैसे आंखों से कोसों दूर थी। वो बंद पंखे को टिकटिकी बांधे देखती जा रही थी, जिसे काफ़ी देर से अम्मा भी चारपाई पे लेटी बेचैन सा देख रही थी। मनसा? अम्मा भी की आवाज़ पर मनसा जैसे किसी गहरी नींद से जागी थी। जी अम्मा भी? क्या सोचती रहती मेरी बच्ची? उनके पूछने पर मनसा का रंग फक हुआ था। अब उन्हें क्या बताती कि वह रात से क्यों बेचैन थी, उसे नींद ना आने की वजह क्या थी। आप क्यों जाग रही थी सुबह? वो करवट के बल अपना रुख अम्माबी की जानिब कर गई। मैं तो अपने वक्त पर सुबह सवेरे उठने की आदी हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तुम? बस नींद नहीं आ रही बीजी। इधर आओ मेरे पास। अपनी अम्माबी को नहीं बताओगी क्या हुआ? अम्माबी ने उसकी उड़ी हुई रंगत देखी, जो चोर सी बनी लेटी हुई थी। बता मेरी बच्ची, क्यों घूट घूट करके जहर अपने अंदर पीती रहती है? वो नरमी से बोली थी, जो धीमी चाल चलती उनके नज़दीक घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी थी। दिल में आया कि दिल में जो राज दफन किए हैं सब अम्मा बी को कह दी।
अपने दिल का हाल हल्का कर लूँ, मगर लबों पे जैसे ताला था। उसे अम्मा भी की फिक्र थी कि अगर उसने ऐसी कोई बात बता दी तो शायद उनकी तबीयत पे वो असरअंदाज ना हो जाए। यही सोचकर वो खामोश थी, मगर फिर कुछ सोचते हुए उसे अपनी ज़बान को खोलने की कोशिश की। आखिर किसी बड़े की रहनुमाई भी तो लेना ज़रूरी थी। अम्मा भी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। पर उसकी ज़बान को ब्रेक लगी थी। दरवाजे पे होती दस्तक पर अम्मा भी और उसने एक दूसरे को चौंक कर देखा था। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? तुम रुको, मैं देखती हूँ। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। वो अम्मा भी को उठता देकर खुद खड़ी हुई थी। पूछ के खोलना। जी अच्छा। उसने जैसे दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी हस्ती को देखकर उसने बेसाख्ता दरवाजे को बंद करना चाहा था, मगर निशा ने फुर्ती दिखाते हुए दरवाजे के दरमियान अपना जूता फंसा दिया। मन से सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़, तुम्हें चाची की कसम। निशा जूते की मदद से उसे दरवाज़ा बंद करने से बाज रखी हुई थी। आज तो मुझे माँ की कसम दे दी है निशा, मगर आइंदा मत देना। गुस्से से उसकी नथें फूली थी। वो उसे रास्ता देते हुए अंदर की जाने पड़ने लगी। अच्छा सुन, बीजान को कुछ मत कहना, मुझे सब बातें, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनी, यहाँ से जाओ। वो उस दरमियान में टोक कर बोली, मत सुनो, मैं तुझे फिर चाची की कसम दूंगी तो तू गुस्सा करेगी, इसलिए प्लीज़ मेरी एक बार बात सुने, प्लीज़, तुझे कसम लगे। मनसा रुकी थी पर पलटी ना थी। निशा के लिए यही काफ़ी था। तुम्हारे साथ क्या कुछ पाकिस्तान में होता रहा, यह तो हमें कुछ भी मालूम नहीं था। मामा पापा ने हमसे सब कुछ छुपाया था। मुझे तो यह सब कुछ फ़ोन पे इब्ती ने बताया था। इब्ती, उसे बड़ा ख्याल आ गया तुम्हें मेरे बारे में बताने का। उस पर क्यों हमदर्दी का दौरा पड़ा था? वो फिर गुस्से से सुर्ख हो गई। हम पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। मुझे तेरी कसम, अगर मैं झूठ बोलूँ तो तुम अभी खड़े खड़े बहंगी हो जाओ। वो मनसा के सर पर हाथ रख के संजीदा अंदाज में बोली, जिस पर मनसा के लबों पे मुस्कान छाई थी। तुम कभी नहीं सुधर सकती निशा। वो उसके कान मड़ोड़ते हुए बोली, सुबह सुबह यहाँ क्यों तशरीफ़ लेकर आई हैं आप? बस मेरा दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, मैं रात से जाग रही हूँ। वो मनसा के गिर्द बाजू लपेटे उसके साथ अंदर की सिमत बड़ी थी। कौन है मनसा? बीजन की आवाज़ पर वो दोनों अंदर कमरे में दाखिल हुई थी, जहाँ बीजन की शफीक हस्ती की बाहों में निशा समाई थी। मैं हूँ भटकी हुई रूह, जो सुबह सुबह आपके दर पे हाजिर लगाने आई हूँ। ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने बेटा, पर मैं बैठने नहीं आई बीजन। आज इतवार का दिन है तो माँ बदौलत बाहर नाश्ता करेंगी मन्नू और बिलाल के साथ, इसलिए मैं मन्नू को लेने आई हूँ बाहर जाने के लिए। वो आलती पालती मार के तख्त पे बैठी थी। इतनी सुबह सुबह कौन पागल जाता है? बेजारी उसके मुंह से छलक रही थी। मैं? बेटा, इतवार वाले दिन कराची में पागल ही सुबह के टाइम बाहर नाश्ता करने जाते हैं। मनसा ने गोया उसे आईना दिखाया था। तो तुम पागल ही तो चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। वो इनकारी थी। वैसे भी आज मेरा आराम करने का मूड है। प्लीज़ प्लीज़ मन्नू। नहीं यार, वो सुस्ती से बोली। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं बिलाल को भी बोल कर आई हूँ, आज हम उसे लूटेंगे। निशा, तुम कितना तंग करती हो, तुम्हें चैन क्यों नहीं है? तो चैन क्यों करूँ मैं? इतने कम वक्त के लिए पाकिस्तान आती हूँ, उसमें भी अगर मैं घर बैठ जाऊँगी तो मेरे पाकिस्तान आने का क्या फ़ायदा? मैं जब एक्सप्लोर ही ना कर सकूँ। हाँ, तुम्हारे सारे एक्सप्लोरेशन मैं ही निकलवाती हूँ। ज़्यादा बातें मत करो, जाओ और जाके तैयार हो जाओ। बीजी आपके लिए नाश्ता हम वापसी में लेकर आएंगे। वो लाड से बीजी के गिर्द अपने बाजू लपेट कर बोली, नहीं बेटा, मेरे लिए कुछ नहीं लाना। वैसे भी डॉक्टर ने परहेजी खाने लिखे हुए, वो सब कुछ नहीं खा सकती है। तुम लोग अपना एंजॉय करो। चलो बीबी उठो, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वो थानेदारनी बनी मनसा को ज़बरदस्ती घसीटते हुए तैयार करने के लिए बाहर निकल आई। मनु, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बाहर निकलती उसकी मशकूक हरकत अरूज पर थी। तुम सुबह उठकर वॉशरूम गई थी? वो राजदारी से बोली। क्या बदतमीजी है, तुम बाहर रहने का बहुत खुली हो गई हो। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम वॉशरूम गई थी या नहीं गई थी? वो सवाल या नज़रों से उसे देखते हुए बोली, नहीं अभी नहीं गई थी। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल जो देखनी पड़ गई। क्यों? तो बस फिर काम हो गया। क्या मतलब? मनसा ने उसे उलझन भरी नज़रों से देखा, जो जल्दी जल्दी में अपने पर्स से कुछ खंगाल रही थी। ये पकड़ो। उसने मनसा के हाथ में छुपा के एक छोटा सा कंटेनर और एक खाकी लिफाफा उसे दिया था। इसमें क्या है निशा? उसने सामने से आती सबक को देखकर इशारतन उसे छुपाने के लिए बोला, जिसे मनसा ने फ़ौरन अपने दुपट्टे में छुपा लिया। ये होम प्रेगनेंसी टेस्ट है, इसमें तरीका लिखा हुआ, तुम जाके सैंपल लो, मुझे टेस्ट करके बताओ। अभी भी वक्त है, इसमें एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है। इट्स टू अर्ली, वी कैन डू समथिंग। गो, जा मेरा बच्चा। वो उसके माथे पर प्यार करते हुए उसे पछकारते हुए बोली। निशा, मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कुछ भी नहीं होता मनसा, ज़ख्म को नासूर होने से पहले उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। जाओ और हिम्मत दिखाओ जाके, मैं बाहर ही कर रही हूँ।
वो बरामदे में बने वॉशरूम के बाहर उसके नज़दीक खड़ी हो गई थी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला था। निशा ने मनसा को देखा था। निशा। उसके होंठ बिना आवाज़ के हिले थे, जिन्हें निशा को समझने में देर न लगी थी कि हुआ क्या है। उसने एक गहरी सांस भर के उसका हाथ थामा था, जिसके ऊपर एक एटम बम गिरा था जो उसके वजूद के परखच्चे उड़ाकर रह गए थे। मनसा, कुछ भी नहीं होता, रिलैक्स। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे, मैं सब कुछ चेक कर दूँगी। तुम प्लीज़ रोना मत, वरना यहाँ सबको मालूम हो जाएगा। वो बेख्तियार लड़खड़ाती मनसा को सहारा देकर कुर्सी के नज़दीक लाई थी। मनसा, अपने को क्या हुआ है? सबा जो पास से गुजरकर किचन में जा रही थी एकदम रुकी थी। कुछ नहीं, अपने बाबा को याद करके रो रही है। निशा को बर वक्त बहाना सूझा था। तुम पानी लेकर आओ उसके लिए जल्दी से। उसने सबा को मंजर से हटाया था। निशा, अब क्या होगा? वो सर को हाथों में थामे माऊफ होते जहन और बेजान जिस्म के साथ बैठी थी। पानी पी ले आप भी। सबा ने उसके आगे पानी का ग्लास रखा था। जो चंद लम्हे उन्हें देखती रही, मगर मुंह से कुछ ना बोली। लफ्ज़ उसकी ज़बान में कहीं दफन हो गए थे। वो निशा के कंधे पर सर रख के आंखें मूंद गई और जैसे नमकीन पानियों का रास्ता मिल गया। हमें देर हो रही है सबा, तुम रहने दो। उसका इशारा पानी की सिम था। तुम बीजान को काइंडली बता देना कि मैं मनसा को लेकर जा रही हूँ। वो जिंदा लाश की तरह मनसा को तकरीबन घसीटते हुए बाहर की जानिब ले जाने लगी, ताकि घर में मौजूद किसी भी अफराद को उसकी बिखरी हालत देखकर कुछ मालूम ना हो सके। वो बाहर वेटिंग पे खड़े रक्शे वाले के साथ मनसा को लिए मेन सड़क की जानिब गामजन हो गई। मनसा इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत से गुजर रही थी, निशा को उसका बाखूबी अंदाज़ा था। वो इसलिए मेन सड़क तक रक्शे पर आई थी, जहाँ सफ़ेद करोला के पास जाकर वो दोनों उतरे थी। निशा मनसा का हाथ थामे उसे गाड़ी के नज़दीक लाई थी, जहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर मुंह पे कैप रखे शायद ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। निशा ने आगे बढ़कर उसके सर पर एक चिपत लगाई थी, जो हड़बड़ा के उठा था। कौन है? कौन है? मैं हूँ, तुम्हारी माँ। निशा ने उसे घूरा था, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। मन्नू। इस नाम की पुकार पर साकित हुई मनसा ने आंसुओं से भरी अपनी आंखें उसकी सिमत उठाई थी। बस वो शायद एक आखिरी लम्हा था जब मनसा मजीद की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई थी। वो बेख्तियार बिलाल के सीने में समाई थी, जिसके लिए वो हाथ खोले खड़ा था। उसने आगे बढ़कर उसे अपने फराक सीने से लगा लिया। उसका शफकत भरा अंदाज मनसा को अपने रोने पर मजबूर कर गया। मानो व्हाट हैपन। वो उसे इस तरह से बिलखता देखकर सही मानों में परेशान हुआ था। नींद उसकी आंखों से जैसे भग से उड़ी थी। उसने आंखों में निशा से इशारतन पूछा था, जिसने उसे अंगूठा दिखाया था। वो अफसुर्दा होकर बिलाल को एक लम्हा लगा था बात को समझने में। आखिर को वही तो आते हुए मेडिकल स्टोर से मनसा के लिए स्ट्रिप लेकर आया था। रो मत मनसा, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। वो उसे खुद में पीछे अपनी थोड़ी उसके सर पे जमाए। वो दोनों उसे बहुत मुश्किल से संभाल रही थी, जो बिखर रही थी, रो रही थी, नोहा खुना थी। क्या हुआ मीर बख्श, इतनी खामोशी क्यों है? सर में दर्द मेरे हैं पर ज़ुबान तुम्हारी बंद है। उसने अपनी खूबसूरत आंखें मीर के ऊपर टिकाई थी, जो बमुश्किल 45 या 46 साल का होगा। सर, मैंने कहा आपको खामोशी की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं मेरी बातें करने से आपके सर में मज़ीद दर्द ना हो जाए। कुछ हद तक तो तुमने ठीक कहा है। सर जी, इस बार हमारा पाकिस्तान में स्टे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ग्रैनी भी आपको याद कर रही हैं। वो ड्राइविंग में मसरूफ़ था। सोच रहा हूँ इस वीकेंड पर उनसे मिलकर आ जाऊँ। लेट्स सी, इट डिपेंड ऑन माई वर्क। वो अपने फ़ोन में ईमेल्स चेक करते हुए बोला। सर, आपने उस फलक के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। अब तो हमारे पास सबूत भी मौजूद है। असफन के माथे पर बल नमूदार होते फलक के नाम पर। उसे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा एंजॉय करने दो। अभी मेरा मूड किसी और चीज़ का है। उसका लहजा ज़ूम आईनी था। मीर फराटे भरते हुए गाड़ी को सुबह के वक्त तारकुल सड़क पर दौड़ा रहा था। जब भी उसके मोबाइल पर एक मखसूस बेल बजी थी, उसने सिग्नल के पास गाड़ी रोककर उसमें मैसेज पढ़ा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट छाई थी, जिसे असफन यार की आवाज़ ने ब्रेक लगाया था। मीर, क्या कोई लड़की वड़की का चक्कर है जो फ़ोन को देखकर मुस्कुराए जा रहे हो? नहीं सर जी, मैं तो बस वो एकदम घबराया था। उससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। सर, मनसा बीबी की गार्ड का मैसेज था। असफन यार के एहसाब यकदम चौंके हुए थे। असफन यार के एहसाब यकदम चौकन्ने हुए थे। उसने बेजारी से अपनी भूरी आंखों पर काला चश्मा पहना था। सर, वो बीबी अपनी कल वाली कज़न और एक लड़के के साथ गाड़ी पर बाहर निकली है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, मतलब रात में ऐसे मालूम हुआ है कि वो लड़की इसके हक़ में अच्छी नहीं है। वो खुद से बड़बड़ाया था। मैं क्या इसका बॉडीगार्ड बनकर घूमता रहूँ? वो उससे गुस्से में भड़का था, जिसके गुस्से से मीर भी पनाह मांगता था। लड़का कौन है? वो रात वाला? उसके गुस्से का ग्राफ मज़ीद बढ़ा था।
सर ये तो गार्ड्स को नहीं मालूम। उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। सर क्या करना है? उसे जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए देखकर पूछ बैठा। पीछे चलो उसके। उसके लहजे में पत्थर सी सख्ती थी। बरसती तेज़ बारिश ने उसके बेचैन दिल को पुरसुकून किया था। वो इतराफ़ में नज़र दौड़ाकर तसल्ली करती हुई बारिश की बूंदों को अपने नाजुक हाथों पर महसूस करने लगी। वो गाड़ी में बैठा बगौर उसका चेहरा देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी, पर घमंडी और ज़िद्दी भी। वो हर शय से लाताल्लुक़ बरसती बारिश में भीग रही थी। वो आसमान की तरफ देखती खुद ब खुद मुस्कुराती। उसके खुले बाल किसी आबशार की तरह उसकी कमर पर फैले हुए थे, जो आज भी सफ़ेद लिबास पहने सुनैयार की नज़रों को अपने साथ बांध गई थी। वो बगौर उसकी हरकत देखने लगा, जो बज़ाहिर तो बारिश में भीग रही थी, पर कुछ तो था जो वो यूँ अचानक मुंजमद सी सर झुकाए खड़ी हुई थी। गोया वो अपने वजूद में आए तूफ़ान के तलतम खेज़ शोरीदा सरी मौजों से नबर आसमां। उसके मली चेहरे पर कड़े ज़ब्त की दर्दनाक तहरीर रकम थी। तभी वो हाथों से चेहरे को ढांप गई। उसके हिलते वजूद को देखकर वो बखूबी अंदाज़ा कर पा रहा था कि वो रो रही है, पर क्यों? उसका दिल अजीब से अंदाज में उसकी तरफ खिंचा था, मगर सामने का मंजर देखकर वो साकित हुआ था। उसके जिस्म में एक लहर सी दौड़ी थी। बेसाख्ता उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बिछी थी। श्श, खामोश, अब रोना नहीं। मैं आ गया हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं रोना। वो गहरे सदमे में बिलाल के कंधे पर सर रख के रो पड़ी, जो टूट के बिखरी थी। वो उसे अपने मजबूत हिसार में अपने होने का एहसास दिला रहा था। मैं जलाने का सबब कभी भी नहीं बनूंगी। वो आंखों से छमछम आंसू बहाती उसके सीने से लगी कर ला रही थी। उसका लहजा कांपता, आवाज़ में लर्जिश थी। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसके माथे पर लब रखते हुए बोला, जिसे दूर गाड़ी में बैठे असफन यार ने नागवारी से देखा था। चलो यहाँ से उसकी निगाहों में लपकते शोलों के अलावा कुछ ना था। वो सख्त बिफरा हुआ इस वक्त अपने फार्म हाउस पर हॉर्स राइडिंग में मसरूफ़ था। वो पिछले 1 घंटे से खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बजाय ठंडा होने की मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मीर या उसके किसी वफादार मुलाजिम में इतनी हिम्मत न थी कि वो उसे रोक सकते। सर्द मौसम में भी वो पसीने से शराबूर था, जिसकी नज़रों में बस वो लम्हा था जिसमें वो कैद हो गया था। जब मनसा मजीद खुद किसी की बाहों का हार बनी थी, उसने बेसख्ता अपने घोड़े की लगाम खींची थी, जिसकी हवा में टांगें यकदम उठी थी, जो अपने मालिक की तरह इस वक्त हाँप रहा था। वो झटके से छलांग लगाता घोड़े से नीचे उतरा था, जिसके नज़दीक उसके मुलाजिम टावल और जूस लेकर खड़े हुए थे। वो अपना पसीना साफ करते हुए मीर की जानिब पड़ा था, जो काली वेस्ट और ट्राउज़र में अपने कसरती जिस्म के साथ कुछ गुस्से और कुछ अंदर लगी आग की तमाज़त की वजह से सुर्ख हो रहा था। वो केन की कुर्सी पर बैठा अपने व्हाट्सएप चेक करने लगा, जहाँ उसकी मुतवक्का मैसेज आबोताब से धमक रहा था। वो पल भर के लिए ठहरा था, मगर अगले लम्हे उसने PDF डाउनलोड किया था, जहाँ उसकी उम्मीद के मुताबिक मनसा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वक्त मुखालिफ हो चला था, जैसे उड़ते गर्द के बगोले यकदम बैठ गए हो। वो उलझनों में गिरा सीट के पुश पे कमर टिका अपनी आंखों को मूंद गया, जिसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। आखिर तू क्या कर रहा है अस्वी? मुझे समझ नहीं आ रहा। सारा केस तेरे सामने शीशे की तरह साफ है, फिर ये खामोशी क्यों है? जसीम ने आज उसकी क्लास लेने की ठानी थी, जो बिना उसकी जानिब मुतवज्जह हुए अपने लैपटॉप पे मसरूफ़ था। अस्वी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मैं उसकी खामोशी पर भड़क के बोला, तुमसे मैंने फाइनेंस की फ़ाइल लाने के लिए कहा था, कहाँ है वो? असफन यार जैसे मंजा मजीद के मौजू पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। जसीम ने बगौर उसे देखा था, जिसके नकूश तने हुए थे, आंखों में एक सकूत था। ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहते, एज यू विश, मगर जाते जाते एक सवाल का जवाब दो। वेयर इज़ मंजा मजीद? वो उससे ऑफिस की सरबराही कुर्सी पर लैपटॉप में मसरूफ़ देखकर घूरी डालना नहीं बोला। मैं उसका PA नहीं हूँ, जैसे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो कब कहाँ किस वक्त जा रही है। वो सुलग के बोला। कल वाला वाक़या उसकी आंखों में एकदम किसी फिल्म की तरह चलने लगा, जब वो उसके पीछे साहिल समंदर तक पहुंच गया था। असल मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम एक वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड बंदी हो। उसके साथ मज़ीद कुछ बुरा, उससे पहले उसकी जान छोड़ा इस बच्चे से। असफन यार के टाइप करते हुए हाथ यकदम साकित हुए थे। उसे जसीम के लफ्ज़ जहर में भुजे हुए लगे थे। तू क्या चाहता है? उसके माथे पर शिकने उभरी थी। मतलब? जसीम ने उसे अपनी जानिब घूरता पाकर पूछा। मतलब असफन यार वली खान का बच्चा इतना हकीर नहीं कि उससे जान छुड़ा ली जाए। आज के बाद अपने मुंह से ऐसी वाहियात अल्फाज दोबारा मत निकालना, वरना तू सही सलामत मेरे ऑफिस से बाहर निकलेगा, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। जसीम मुस्कुराया था जब ये असफन यार के फ़ोन के ऊपर मीर की कॉल आई थी, जिसे सुनने के बाद असफन यार किसी आंधी तूफान की तरह ऑफिस से बाहर निकला था, जिसे जसीम ने रोकने की कोशिश की थी, मगर वो कान लपेटे अपनी गाड़ी पर अकेला ही बैठ के बाहर निकला था। पीछे धूल उड़ाती गाड़ी को जैसे जसीम ने दूर तक देखा था।
आई विश कि मनसा मजीद तुम्हारे इस गुस्से का निशाना न बने। निशा, क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? ये गुनाह तो नहीं होगा ना? वो सख्त घबराई हुई थी। उसके माथे पर पसीना फूट पड़ा था, जिसे निशा और बिलाल अपने साथ क्लिफ्टन के एक प्राइवेट गायनी क्लिनिक में लेकर आए थे, जो नाम का तो क्लिनिक था मगर दिखने में कोई अस्पताल ही लग रहा था। कुछ भी नहीं होगा मनसा, ट्रस्ट मी। ये एक अनवांटेड चाइल्ड है। तुम्हें भी डॉक्टर ने क्या कहा कि अभी शायद हार्ट बीट भी स्टार्ट नहीं हुई, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई गुनाह नहीं है। वे टिश्यू से उसके माथे पे आए पसीने को साफ करते हुए बोली, जो अपने अंदर के डर को दबा नहीं पा रही थी। हाँ, ये है कि हमें एक दफ़ा उस इंसान से बात करनी चाहिए जो इस सब का जिम्मेदार है। उसकी फाइल को उलट पुलट कर देख कर कहा, निशा ये कोई जोक नहीं है। उसके मेरे स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ऐसे लोगों के लिए शायद ये एक आम सी बात होगी, जो शायद पहली फुर्सत में से जान छुड़ाना चाहता होगा। उसकी आंख से एक मोती बेकरार होकर बाहर निकला था, जिसे उसने बेदर्दी से टिश्यू से साफ किया था। क्यों क्यों जान छुड़ाना चाहता होगा? तुम्हें कोई कमी है जो उसे तुमसे या इससे जान छुड़ानी होगी? निशा को भी पतंगे लग गए थे मनसा की बात पर, जो धीमा सा मुस्कुराई थी। निशा, तुम लतीफ़े बहुत सुनाती हो। वो असफन यार वली खान है, जिसके घर में शायद शाम की चाय में सदर या वजीर आते हैं। मैं उसके मुकाबले में कहाँ से आ गई? वो हाथ में था, मैं टिश्यू को इस्तराबी हालत में नोच रही थी। तुम ठीक कह रही हो, चलो अल्ट्रासाउंड के लिए चलें। वो उसकी फाइल थाम कर उसे खड़े होने का कहने लगी, जो एकदम फिर रुकी थी। निशा, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे हाथ पाँव फूल रहे हैं। तुम एक बार फिर सोच लो, हम ठीक कर रहे हैं ना? मैं कहती हूँ हम लोग अम्मा भी को बुला लेते हैं यहाँ पर। उसकी बात पर निशा सीट पर वापस बैठी थी। लुक मनसा, ये बोल्ड स्टेप है, जैसे तुम्हें खुद लेना होगा। तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम क्या चाहती हो। मैं सिर्फ तुम्हें मशवरा दे सकती हूँ, और वो मशवरा ये है कि अभी भी वक्त है, तुम इसे रोक सकते हो। अगर बच्चे की हार्ट बीट स्टार्ट हो गई तो फिर तुम्हें प्रॉपर केस करवाना पड़ेगा, जो तुम्हें अकेले हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वो मुसलसल अपने लबों को कुतर रही थी, इस तरह में अपनी उंगलियों को चटक रही थी। और अभी तो ये पहला स्टेप है। पहले तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद ही फर्दर स्टेप्स होंगे। जब तक तुम्हें मज़ीद सोचने का वक्त मिलेगा कि तुम उसे इंडिपेंडेंटली पाल सकती हो कि नहीं। वो उसे नरम लहजे में समझाते हुए बोली, ठीक है। वो बोझल कदमों के साथ निशा के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए उस कमरे की तरफ बढ़ी थी। मनसा, तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर बिलाल को बताकर आ रही हूँ कि हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। ठीक है। वो गहरे गहरे सांस लेती हुई अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करने की कोशिश करी थी। तभी एक अजीब सी अफरा तफरी का समाव से महसूस हुआ था, जैसे कुछ हुआ हो क्लिनिक में। कॉरिडोर में बनी खिड़कियों से लोगों के नीचे की तरफ झांकते हुए देखकर वो भी अपनी सीट से खड़ी हुई थी। सिस्टर, नीचे कुछ हुआ है क्या? इतनी ज़्यादा अफरा तफरी क्यों है? उससे सवालिया निगाहों से पूछा था। जी मैडम, नीचे कोई बहुत बड़ी शायद सियासी शख्सियत आई हुई है, जिन्होंने काफ़ी उधम मचाया हुआ नीचे क्लिनिक में। ओके, शुक्रिया। वो अपने सूजे पैरों के साथ वापस बेंच के ऊपर बैठी थी, जहाँ उसके जैसे कई और पेशेंट इंतजार में बैठे हुए थे। वो अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कोफ्त का शिकार हुई थी। उससे लकड़ी की बनी बेंच के ऊपर बैठा नहीं जा रहा था। तभी वो टांगे सीधी किए अपने नरम हाथों से घुटनों को दबाने लगी। एकदम वो चौंकी थी। कॉरिडोर में दाखिल होते काली वर्दी में मलबूस असले से लेस गार्ड्स को देखकर, जो एग्जिट के बोर्ड के नीचे अदब से खड़े हुए थे, उसके हाथ एकदम साकित हुए थे। हाँ, वो वही था। वो सूटेड बूटेड लंबा चौड़ा अपने गार्ड्स के हमरा इस वक्त क्लिनिक में खड़े लोगों में अपनी दहशत फैला गया, जिसकी आंखों में आज मनसा मजीद के लिए कोई रहम की उम्मीद नहीं थी। मार्बल के सफ़ेद फर्श पर उसके जूतों की आवाज़ उसके दिल पर छुरियां चला रही थी। उसके बढ़ते कदम मनसा की हार्ट बीट को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहे थे। वो मुसलसल अपने लबों को कुतर रही थी, जिनसे अब खून रसने लग गया था। उसे अपने मद्दे मुतकाबिल खड़ा देखकर वो साकित हुई थी, जो बगौर उसके पीले पड़ते चेहरे को देख रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा था, वो दांस्ता 2 कदम पीछे हुई थी, जिसके अंदर खौफ की एक लहर सी उठी थी। उसे असफन यार की सकूत निगाहों ने उसे नजरें चुराने पर मजबूर किया था। इतनी जल्दी भी क्या थी मनसा मजीद मेरी निशानी को मिटाने की? उसके लहजे में चट्टानों की सख्ती थी। सर, मेरे करीब मत आइएगा। वो घबरा रही थी। जो लम्हा बलम्हा उसके नज़दीक होता जा रहा था,
उनके बीच पाँच भर का फासला रह गया था। इस फैसले का इख्तियार आप मुझसे नहीं छीन सकते। वो जिस कदर एतमाद से बोलने की कोशिश कर रही थी, जिसम उतना ही लरस रहा था। असफनयार मुस्कुराए बगैर न रह सका। जिसे इर्द गिर्द में क्या चल रहा था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये तुमसे किसने कहा कि इस चीज़ का फ़ैसला तुम अकेले करोगी? उसके माथे पर बलों का इजाफा हुआ था। एक चाल तुमने चली थी। वो पैंट की जेब में हाथ डाले उसकी नाजुक कमर में अपना मजबूत बाजू हमाल किए उसे अपने सहारे खड़ा कर गया, जो शायद उसकी बातों का बोझ सहार नहीं पा रही थी। वो हवास बाख्ता हुई उसकी बाहों की गिरफ्त में। अब अगली चाल मैं चलूँगा। तो क्या तुमने खुद को मेरे अगले कदम के लिए तैयार कर लिया मनसा नजीर? वो जितने गुस्से में यहाँ आया था, मगर मनसा की पूरी रंगत तक काबिल रहम तबीयत देखकर वो जैसे शांत हो गया। इस दहान पान सी लड़की में ऐसा क्या था जो वो उसके लिए इतनी अपीलिंग थी? शायद उसका पहले दिन से उसे रिजेक्ट करना, मगर जो अभी वो करने जा रही थी उस पर असफनयार के गुस्से का उबाल एक बार फिर उठा था। सर में सिर्फ असफनयार ने उसके गुलाब की मानद लबों पर एकदम से अपनी उंगली रखी थी। क्वाइट। वो उससे भरपूर धमकाने का इरादा बांध चुका था। इतराफ में लोग खड़े थे, मगर मतलब को परवाह नहीं थी, जो थर थर कांपने लगी थी। असफनयार को उसकी हार्ट बीट ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ महसूस हुई थी, जो उसके सीने से लगी हुई थी। वो उसका नाजुक हाथ अपनी तहवील में लिए उसे भीड़ बड़े क्लिनिक से बाहर निकाल लाया। ओ भाई, ये ताला खोलो, मुझे अंदर जाना है। आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अंदर मेरी बहन है, मुझे उसके पास जाना है। निशा क्लिनिक के दरवाजे के बाहर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड से दरख्वास्त करी थी, जो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। मैडम, ये आपको बाहर इतने सारे डाले खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर प्रोटोकॉल लगा हुआ है। कोई ख़ास शख्सियत आई हुई है, जिसकी वजह से अंदर वाले बाहर नहीं आ सकते और बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बाहर खड़े हैं जिनके मरीज़ अंदर हैं, तो काइंडली आप कोऑपरेट करें। वो 10 से 15 मिनट के अंदर बस जा रहे हैं। निशा ज़मीन पे पड़े कैन को पाँव मारती हुई गुस्से से वापस हुई थी। क्या हुआ है? बिलाल ने कानों से हेडफोन उतार के निशा को वापस आते देखकर पूछा, जो सीट को आरामदाह हालत में किए उस पर लेटा हुआ था। अंदर कोई सियासी शख्सियत आई हुई है शायद, उसकी वजह से उन्होंने क्लिनिक को बाहर से लॉक कर दिया है। अब जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे लॉर्ड गवर्नर साहब, तब तक मैं अंदर नहीं जा सकती। वो जली भुनी बोली। तो तुम मनसा को कॉल करके बता दो ना कि तुम बाहर ही बैठी हुई हो। बिलाल ने अपने मोबाइल का लॉक चेक करते हुए कहा। मैं उसको कई दफ़ा कॉल कर चुकी हूँ, मगर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। शायद उसके पर्स में है। तुम ऐसा करो, जब तक हमें वेट करना पड़ रहा है, ये छल्ली वाले से मुझे छल्ली ला के दो। बिलाल पार्क के आगे खड़ी गाड़ी पार्क किए बैठा हुआ था, जिसके नज़दीक ही बच्चों के खाने पीने के स्टॉल से पधारे वाले खड़े हुए थे। एक तो तुम और तुम्हारी भूख, अल्लाह बचाए ऐसी बहनों से। बेटा शुक्र करो तुम ऐसी बहनें मिल गई हैं। जाओ जाके मेरे लिए छल्ली लेकर आओ, और उसको कहना ज़्यादा लाल न करना, मसाला तेज़ लगाना और नींबू तो ज़रूरी डालना, और थोड़ा सा जहर भी मिला दे। उसकी वजह से खा के तुम एक ही दफ़ा मेरी जान छोड़ दो। वो तो नामुमकिन सी बात है। तुम्हें बगैर तो मैं भी नहीं जाऊँगी। जब वो एकदम अपनी सीट पे सीधी होकर बैठी थी, उसे 100 वोल्ट का झटका लगा था, जहाँ मनसा उसी इंसान की तहवील में थी जो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके आगे से तेज़ी से उसका काफिला निकला था। बिलाल, वो मनसा। निशा की एकदम चिल्लाकर बोलने पर बिलाल भी बुखलाया था। क्या हुआ मनसा को? वो 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 ये वाला लड़का उसे गाड़ी में लेके जा रहा है, जल्दी चलो उसके पीछे। बिलाल ने तेज़ी से उन काली गाड़ियों के पीछे अपने सफ़ेद करोला को दौड़ाया था, जो इस सुनसान सड़क पर धुआं उड़ाती उनका पीछा कर रही थी। मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप प्लीज़ गाड़ी को रुकवाइए। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, उसके आगे मिन्नत समाजत करती हुई, जिसके चेहरे पर इस वक्त सख्त पथरीले तासुरात उभरे हुए थे। गाड़ी ने जैसी पोर्टिको में ब्रेक लगाई, वो लंबे लंबे डग भरता हुआ मनसा मजीद का हाथ अपनी तहवील में लिए उसे अंदर की सिमत पड़ गया, जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मार्बल के चिकने फर्श पर मनसा के लिए एक मुश्किल तरीन मरहला था। वो कुछ हरासा सी एकदम उसके हाथ पर अपना पूरा जोर लगा के खींच गई, जसवंत यार के हाथ से छूटा था। जसवंत यार के हाथ से छूटा तो नहीं, मगर वो रुक ज़रूर गया था। बस मनसा की नाजुक जान के ये सब कुछ इतना ही काबिल बर्दाश्त था। मुझसे नहीं चला जा रहा, वो रुहान से लहजे में बोली, जिसकी नज़र आंसुओं से धुंधला रही थी। वो रुका था, जिसकी आंखों में उस लम्हे शोलों के सिवा कुछ ना था, जैसे वो इस वक्त सब कुछ फना कर देना चाहता। वो नपे तुले कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा था, जो उससे खौफजदा होकर पीछे हुई थी, मगर इस बार मार्बल के फर्श पर 1000 जतन करने के बावजूद भी वो अपने कदम जमा न सकी।
इससे पहले कि वो फिसल कर ज़मीं बोस होती, असफंयार ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। उसके मजबूत आहिनी बाजुओं ने उसे सहारा दिया था। मनसा को आज अपना आखिरी वक्त शिद्दत से याद आया था। उसे अपना दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ था। कितने ही लम्हे गुजर गए उसे असफंयार के सीने से रखी अपनी सांस बहाल करते हुए, जिससे ये बिल्कुल भूल चुका था कि वो उस वक्त कहाँ थी। जैसे उसे यह एहसास जागा, वो एक झटके से उससे पीछे हुई थी। मगर अब की बार असफंयार ने बिना कोई रिस्क लिए उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। वो उसे अपनी मजबूत बाजुओं में ढाए अंदर के सिम पड़ा था। उसने गोया उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। वो साकित रह गई थी, जो उसकी इजाज़त का तलबगार ना था, जो शख्स सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता था। वो मुज़ाहमत करना चाहती थी, मगर वो बदसतूर अब भी खौफसदा थी। क्या ये प्रिंस चार्ल्स का घर है? वो दोनों विंड स्क्रीन से बाहर इस महलनुमा घर को देखकर थम गए थे। ये शख्स तो मुझे किसी रियासत का बादशाह लगता है। मतलब लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? वो दोनों उसकी इमारत, उसकी शान शौकत देखकर लाजवाब हुए थे। बाद में इम्प्रेस हो लेना उसके घर से, पहले अपनी बहन को तो लेकर आओ उधर से, बिलाल ने निशा को लताड़ते हुए कहा। वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरे थे। चलो अब अगला मरहला पार करें। ये सड़े हुए घाट और उनका वो मालिक। वो कीनतुर नज़रों से उन्हें घूरते हुए दरवाजे के पास गई थी, जिन्हें गार्ड से एकदम रोका था। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? वो भरपूर एहतजाज करी थी, जो मनसा को यहाँ लाकर जैसे भूल ही चुका था। वो सोफे पे बैठा बगौर उसे देख रहा था। आखिर वो उससे कहना क्या चाहता था? उसकी कोई ऐसी उसके साथ दिली वाबस्तगी भी नहीं थी जो उसे यहाँ उठा लाया था। क्या वो ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर रहा है? मनसा ने अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए थे, जो उस नमे उसके सामने बैठा किसी रियासती बादशाह से उसे कम नहीं लग रहा था। उसने बेसख्त अपने फिसलते दुपट्टे को शानों से संभाला था। वो उसकी नज़रों की तपिश से झुलस रही थी। उसे अपना बचा कुचा एतमाद भी जाता हुआ दिख रहा था। जब असफंयार वली खान ने उसकी मुश्किल को आसान किया था, किसे पूछकर तुम वहाँ क्लिनिक तक गई? उसकी निगाहों से जैसे चिंगारियाँ फूट रही थीं। इस वक्त उसे कोई बिफरा हुआ शेर महसूस हुआ था, जिसकी सुर्ख आंखों में आज उसके लिए कोई भी मोहलत नहीं थी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मुझे जहाँ जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगी। आप मुझसे सवाल करने वाले मेरे गार्डियन नहीं हैं। मनसा ने उसे नपतुला से जवाब दिया था। वो शख्स के रुतबे जाहो जलाल से बिल्कुल भी मुतासिर न थी। यू राइट, आई एम नॉट योर गार्डियन। मगर जो चीज़ तुम्हारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ असफंयार वली खान की है, जिसे तुम मेरी मर्जी के बगैर हाथ भी नहीं लगा सकती। वो मतानत से बोला, जिसकी बात को मनसा समझने की कोशिश करने लगी थी। वो ये मानने को तैयार ही ना थी कि असफंयार वली खान के लिए बच्चा इतनी अहमियत का हामिल है। जब इसकी खुशफहमियों का महल धड़म से नीचे गिरा था। मुझे ये बच्चा चाहिए। उसकी भारी आवाज़ ने हॉल में सन्नाटे को चीरा था। उसने मनसा के पेट की जानिब इशारा किया था। वो एकदम चौंकी थी, हाथों की मुट्ठियों को अपने दुपट्टे में भींचा था। वो तेज़ होती सांसों और माऊफ होते जहन के साथ अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा के उसे सख्त सुक्की सी महसूस हुई थी अपने सामने बैठे शख्स को देखकर, जिसके अंदर शायद कोई शर्म नाम का पुर्जा नहीं था। मुझे आपसे इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करनी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी। उसे ढेरों शर्म ध्यान गिरा था, जिसकी हथेलियाँ नम होने लगी थी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। व्हाट? उसके कदम वहीं जम गए थे असफंयार वली खान की अगली बात सुनकर। मगर उस दौरान तक तुम किसी और से नहीं मिलोगी, ना ही कोई मरासिम बढ़ाओगी। जब मनसा का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर एक निशान सब्त कर गया। क्या समझ रखा आपने मुझे? वो हलक के बल धाड़ी थी। मैं कोई प्रोस्टिट्यूट हूँ? वो चीखी थी, जिसके मुंह से निकलती जहर भरे अल्फाज असफंयार को सख्त नागवार लगी थी। आज के बाद मुझसे कभी भी अपनी बिजनेस की डील्स मत कीजिएगा। वो उसकी शोला बरसाती नज़रों को किसी तौर पर परवाह न करते हुए पलती थी। जब ही असफंयार ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी जानिब खींचा था, जो सबके लिए बिल्कुल भी तैयार न थी। वो कटी हुई दाल की तरह असफंयार के सीने में समाई थी। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मनसा मजीद। उसके रिएक्शन पर शिश्त रह गई। छोड़िए मुझे। उसके एहसार में बिन पानी की मछली की तरह तड़पी थी। ना छोड़ो तो। उसके माथे पर बल पड़े थे, जिसने अपनी साई करने के बाद जब उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना हो पाई तो वो ढह सी गई थी, जो उसकी सुर्ख चिंगारियाँ बरसाती नज़रों से झुलस रही थी। अब तुम यहाँ से जब ही जाओगी जब तुम अपने सारे हकूक़ मेरे नाम लिख कर जाओगी। नाउ वेट एंड वॉच। वो सुकून से बोलता उसे एहतियात से मखमली सोफे पे बिठा गया। सकीना, अपनी बीबी को अंदर गेस्ट रूम में लेके जाओ। वो सुकून से बोलता हुआ वापस पलटा था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो चीखी थी उसकी पुश्त को देखकर। वो तो अब होगी मनसा मजीद, और डंके की चोट पर होगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जो उसकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ अपनी ख्वाबगाह की जानिब पड़ गया।
तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। और इन द लास्ट आज की एपिसोड मैंने बहुत ही मुश्किलों से लिखी है, क्योंकि घर में कुछ ऐसे काम थे जिनकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। और आपको पता है रोज़ रोटी का सीन क्या है कि ताज़ा ताज़ा ही हमें ये एपिसोड लिखनी होती है। तो प्रूफ रीड में थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी, और रमशा के पास भी आज वक्त नहीं है शायद, क्योंकि उसे भी बहुत सारी वीडियोस बनानी है। तो गलतियों को माफ़ कीजिएगा, कहानी को पढ़िएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और शेयर करती रहिएगा। दुआ में याद रखिए आरएस ऋषभ को और रमशा खान को। अल्लाह हाफिज़।